Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर भी हम नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा को अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियों से समृद्ध करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद प्राची और धन्यवाद अनुभा। चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां। Thank you, Prachi. Benchmark domestic indices end in positive zone. Sensex adds 50 points. Nifty settles above 25,450. Major Asian indices edge higher. Nikkei 225 and Kospi hit new closing highs. And in Indian bullion market, gold and silver prices rise. भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 50 अंक बढ़ा, निफ्टी 25,450 के ऊपर बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में उछाल, निकेई और कॉस्पी ने लगाई नई क्लोजिंग हाई की छलांग और सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव बढ़े। Listeners, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And now over to Prachi for the top story of the day. बिल्कुल श्रोताओं, आइए जाने कि आज हमारे प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी के कलेवर कैसे रहे। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 82,276 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 58 अंक बढ़कर 25,483 पर स्थिर हुआ। इससे पहले वैश्विक शेयर बाजारों में आई तेजी के कारण बाजार मजबूती के साथ खुले। आईटी क्षेत्र में खरीदारी के कारण बाजार में उछाल आया। हालांकि कुछ क्षेत्र विशेष में मुनाफा वसूली हुई, जिसके चलते दोनों सूचकांक अपने दिन के उच्चतम स्तर से नीचे बंद हुए। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty ended in positive territory after a volatile trade today. The Sensex added 50 points to close at 82,276, while the Nifty rose 58 points to settle at 25,483. Earlier, the markets opened on a strong note, tracking a rebound in global equities. Optimism stemmed from a recovery in the oversold IT sector. However, both indices spared a significant portion of their intraday gains as profit booking across select sectors intensified. Ultimately, the markets closed session off the day's high, even as global cues remained supportive. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में HCL टेक 2.8%, टाटा स्टील 2.6% से अधिक और TCS में 2.1% से अधिक की वृद्धि हुई। सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाले शेयरों में रिलायंस 2.2% से अधिक, SBI 1.9% से अधिक और अदानी पोर्ट्स के शेयर में 1.7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। Among the sectoral indices at the BSE, 18 out of 24 sectors edged up. Among the top gainers, metal climbed over 2.6%, auto advanced more than 1.8%, and focused IT added over 1.5%. Among the top laggards, telecommunication dropped almost 1%, FMCG fell over 0.3%, and PSU Bank lost more than 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,131 companies declined. Shares of 2,065 companies advanced, while shares of 174 companies remained unchanged. जानते हैं रुपए का हाल। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के मुकाबले रुपया अपरिवर्तित रूप से 90 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 97.97 पर चल रहा था। सुषमा, बाजार ने आज एक बार फिर अंगड़ाई ली है। वैसे तो ये सिलसिला अभी कुछ दिनों से चलता आ रहा है कि कभी उठे कभी गिरे, कौन करवट बैठे किसी को मालूम नहीं, लेकिन इतने मतलब अनिश्चित माहौल में हम देख रहे हैं कि कल 1000 अंक से नीचे सेंसेक्स था और आज मतलब बाजार ने फिर रिकवर किया है। आईटी जो क्षेत्र विशेष है उसमें
कल हमने देखा आईटी लगभग 5% गिरावट में था और आज हम देख रहे हैं कि लगभग 1.5% जो है उसने एक बढ़त जो है वो अपने दर्ज की है। तो कैसे देख रही हैं आप इसे और क्या कारण रहे हैं? देखिए, ये जो बेरिश ट्रेंड है ये मेरे ख्याल में खासकर आईटी स्टॉक्स में रहेगा कुछ दिन। ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है और उसमें जो खबरें आई थी उस वक्त, उससे पहले भी उनका असर पड़ा है। और सबसे बड़ा असर पड़ा था कि ये जो कंपनी है एंथ्रोपिक, उनका एक एआई सिस्टम है क्लॉड, जिसके बारे में उन्होंने एआई समिट से पहले ये शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि ये जो है ये जो आईटी की जो वैल्यू एडेड सर्विसेज वो उनका मुकाबला कर सकता है, वो ये चीजें खुद कर सकता है। तो इस वजह से ये आईटी ये मार्केट्स यही देख रही हैं कि आईटी कंपनीज का मतलब उनकी जो रोल है वो कम हो जाएगी और वो उनकी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद लेटेस्ट अभी परसों की खबर ये है कि एंथ्रोपिक ने कहा कि उनका जो वही सिस्टम, वो एक जो कोडिंग प्रोग्राम है उसका नाम कोबोल है, कि वो कोबोल को बड़ी इफेक्टिवली उसको समझ सकता है। तो कोबोल ज्यादातर आईबीएम कंपनी सबसे बड़ी, बहुत पुराने, अब तो नहीं लेकिन पहले जमाने में आईबीएम सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी होती थी और कोबोल ज्यादातर आईबीएम मशीन्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो आईबीएम की शेयर्स बहुत गिरे, तो ग्लोबल स्टॉक्स भी गिरे थे परसों। लेकिन ग्लोबल स्टॉक्स भी संभल गए, अब हमारे भी स्टॉक संभल गए। बात यह है कि ये नहीं है कि एआई कंपनी से बिल्कुल सारी ये जो जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट बहुत जरूरी है। और इसके बारे में एआई इम्पैक्ट समिट में शायद नंदन नीलेकानी ने समझाया भी कि ये जो नई जो तकनीकें आए हैं एआई सिस्टम्स में, उसके मुकाबले में ये जो आईटी कंपनीज हैं वो अपना स्ट्रैटेजीज बदलेंगे और वो तरीके बदलेंगे और रोल्स भी बदलेंगे। हाँ, रोल्स बदलेंगे। और ये पहले भी हुआ है, उन्होंने कहा .com बूम जब हुआ था तो उस वक्त भी काफी उनको बदलाव करना पड़ा, अभी भी बदलाव वो करेंगे और जो एआई की जरूरतें हैं वो कस्टमर्स को दे देंगे, एआई ऑफरिंग्स दे देंगे। हाँ, ये है कि उनकी जो वर्कफोर्स है उनकी स्किलिंग करनी पड़ेगी और वो स्किलिंग करवा लेंगे। तो ये समझ लीजिए पिवटिंग ऑफ द आईटी सेक्टर वो होगा और जरूर इसमें असर तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा माहौल नहीं आएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट्स, जैसे हमने कई बार इस प्रोग्राम में बोला है, वो सेंटिमेंट ड्रिवन होती है, तो वो थोड़ा एकदम से डिजास्टर देखती है और एकदम से पॉजिटिव भी हो जाती है, सडन बाउंस भी हो जाता है। So, moving beyond sorry Prachi, so moving beyond IT sector, which are the sectors moving forward do you think, for the common investor, for a person who's not trading on a, yes, but is investing with a long term horizon, which are the sectors that you feel would be, best suited for investment for the, let's say, in the next 6 months horizon or a year? Not 6 months, let's put it for the next 1 or 2 year horizon. Well, in a broad sense, of course, financial services and public sector is looking very good right now, public sector banks especially. Although today the public sector bank lost, almost 0.2%. Yes, but that's on a daily basis, but we're talking on a longer time perspective. So, public sector banking and financial services in general. And then, of course, there is the automobile sector. And then, of course, pharma continues to be a strong sector. Oil and gas right now is going through some, volatility because of the decline in oil prices. But otherwise, in India, I would say oil and gas stocks are still can be favored. अभी हम क्षेत्र विशेष की बात कर रहे थे, तो मेटल और ऑटो के शेयर्स भी जो है आज बढ़त के साथ नजर आए हैं। अनुभा, सुषमा, मेटल्स तो एक बहुत, इसको मैं भूल गई थी, मेटल्स तो बहुत ही पोटेंशियल नहीं, सब जगह आप मेटल्स में देखें तो बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप कॉपर को देखें, अगर आप गोल्ड, सिल्वर, जिंक, सारे जो मेटल्स हैं, मेटल्स, मिनरल्स, इनकी जो जरूरतें हैं सनराइज इंडस्ट्रीज में, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में बढ़ती जा रही हैं। तो ये भी एक क्षेत्र है जहां आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं एशियन और यूरोपियन मार्केट्स की तरफ। प्राची, बिल्कुल, आज प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में मामूली बढ़त देखी गई। ये वृद्धि वॉल स्ट्रीट में तकनीकी शेयरों में आई तेजी के कारण हुई। जापान का निकेई 2.2% बढ़कर 58,583 के रिकॉर्ड स्तर उच्च स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.9% बढ़कर पहली बार 6,000 के ऊपर पहुंच गया और लगातार दूसरे दिन नए उच्च स्तर पर बंद हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.7% से अधिक बढ़ा। हांगकांग का हैंगसेंग भी लगभग 0.7% बढ़ा। सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स लगभग 0.3% गिर गया। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की अगर बात करें श्रोताओं, तो आज ये मुनाफे में कारोबार कर रहे थे। लंदन का फुटसी लगभग 1% बढ़ा, जर्मनी का डैक्स 0.6% से अधिक बढ़ा और फ्रांस का कैक अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% बढ़त के साथ नजर आया। Moving on to the US markets, Wall Street ended higher yesterday, led by technology and semiconductor stocks. Investors saw an opportunity for value buying after the recent dip. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index surged more than 1%, while the Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 both gained about 0.8%. Sushma, very quick comment. Like I just read that the Wall Street ended high yesterday, led by technology and semiconductor stocks. Yes. What were the factors? Because we also heard, there was this news coming out of a major social media company tying up with chip companies. So Yes. Meta and AMD. Yes. So I think AMD has been entering into these kind of deals with other companies as well. I think maybe with OpenAI also. Yeah. Don't quite recall. But they have, it involves equity. Equity swap also. So yes, so that is that. The other thing is, of course, Nvidia is been allowed to export some of its high quality high-tech chips to China. So that is another area. And there's a feeling that, of course, Nvidia still remains the most valuable company in the world. But there is a feeling that others are catching up with Nvidia. It is losing the big gap between other companies. It is, but at the same time, you cannot wish away Nvidia. It still remains very, very important. And as far as semiconductors is concerned, India has also now trying to make a big push in this sector. सुषमा, मैं आपको इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। एशिया के बाजार में हमने देखा कि दक्षिण कोरिया का जो कॉस्पी है वो पहली बार 6,000 के ऊपर आया और दूसरे दिन लगातार अपने सबसे हाई पर बंद हुआ है। कैसे देखती हैं आप इसे? ये देखिए, साउथ कोरिया का की जो स्थिति है वो it depends on ज्यादातर ग्लोबल इश्यूज, और साउथ कोरिया भी बड़ी हाईटेक देश है और वहाँ का भी जो आउटपुट है वो भी मतलब काफी हाईटेक एरियाज में है। और साउथ कोरिया को हम डेवलपिंग इकोनॉमीज में नहीं गिनते, अब इसको डेवलप्ड इकोनॉमी मानते हैं। तो इसका अगर इसका जो स्टॉक मार्केट ऊपर आया है तो इसका मतलब ये है कि वो भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, इसका मतलब वो उनके फायदे में हो रही है, प्रगति कर रही है। Let's move on to the next story. President Donald Trump has declared that the US is back and is currently richer and stronger than ever before. Delivering the first State of the Union address of his second term as president to a sharply divided Congress this morning, Trump cited a massive national turnaround under his leadership. The president credited his first-year policies for a surge in national wealth. A major highlight of the speech was a new energy initiative involving the artificial intelligence or AI industry. To protect citizens from rising utility bills, Trump announced an agreement requiring major tech companies to build dedicated power plants for their AI data centers. This policy ensures that the massive energy demands of AI infrastructure are met by independent generation rather than straining local power grids used by households and small businesses. Sushma, if you look at it as a policy initiative, to say that
obviously because AI uses immense amount of energy, Yes, yes. right? So as a policy initiative, be it the US, be it any country, if they decide that, these centers should generate their own power Yes. rather than, taking the power from the local grids, how important and how significant is it? It's, one of the things that we must remember is that although there are so many data centers in the US, there was actually a full cover story by Time magazine just last week saying that people in America are very upset about all these data centers that are coming up because they're, of course, taking a lot of energy. Yes. But it also requires, even if you're having independent generation, that means you're setting up power plants Yes. everywhere. And that affects the environment. So Americans are very unhappy, generally speaking, about the destruction of the environment due to the creation of these data centers. And therefore, their attitude towards artificial intelligence is not as positive as it is in countries like India or even China. They see it as something that is probably going to probably lower their quality of their standard of living rather than raise their standard of living, because they say that it's going to ruin the air, it's going to ruin the water with all this kind of industrialization. So there is actually a drive, a movement, and that movement actually is both on the left and the right. Pro-Trump and anti-Trump Republicans and Democrats is kind of cutting across party lines. So that's really very interesting. Whereas in India, of course, we see this as a positive technology, and largely in the global south, that this is a technology that can raise our standard of living and improve our quality of life. See, positive or negative, there is just no wishing away Yes. all, artificial intelligence. Yes. So let's move on to the next story. Prime Minister Narendra Modi reached Tel Aviv this afternoon on a 2-day visit to Israel. In a social media post, Prime Minister Modi said that he is looking forward to engaging in bilateral discussions and achieving fruitful outcomes that would further strengthen the India-Israel friendship. Sushma, second visit of Prime Minister Modi after 2017. In fact, he's the only Prime Minister to have visited this country since we established diplomatic relations with them back Yes. in 1992. At this point of time, where there is so much happening, especially in the region, the West Asia region, how significant is this particular, visit by Prime Minister, and also from an economic point of the economic relations between the Yes, two well, countries? you are absolutely right. This is an extremely significant visit, and I think the eyes of the world are on it. Simply because the eyes of the world are right now on Israel and Iran and the US. Yes. So whatever these three countries are doing in tandem is being watched. The fact that Benjamin Netanyahu is meeting the Prime Minister of India is seen as a very serious development at a time when the US is threatening to invade Iran. And what is the role of Israel? What is going to be the role of India? Of course, as far as India is concerned, we have, as you pointed out, this is the second visit of an Indian Prime Minister only. And since his first visit, the relations between India and Israel have increased tremendously, especially in strategic sectors and also in economic areas. Defense and also in agriculture. One of the areas in which we have consistently taken expertise from Israel is in the area of agriculture, in their ability to grow crops in a very arid area. Yes. So drip irrigation is something that they are expert in, and we have taken this technology. Yes. So of course there's going to be a free trade agreement, which we now look forward to, of course. And we cannot forget that there's a great deal of tourism between Israel and India. You'll find Israeli tourists are a lot of backpackers coming to this country. So there is, on the economic basis also, we have deeper ties over the last 10 years. And the next story is also related to the economic ties between India and Israel. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal held talks with the Israeli delegation in New Delhi yesterday on the India-Israel Free Trade Agreement. In a social media post, Goyal said that he had a productive interaction with the Israeli team, reflecting their shared commitment to deepening economic engagement. He added that it is encouraging to see both sides working closely to unlock new opportunities in trade, innovation and growth, as well as further strengthening valued partnership between the two countries. Mr. Goyal said that as Prime Minister Narendra Modi is meeting with his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu, their shared vision is steadily translating into action, with the Israeli delegation in New Delhi advancing the India-Israel Free Trade Agreement negotiations. Sushma, I'm going to go a little beyond India, of course. The India-Israel Free Trade Agreement is just started. The talks have just started.
Although last year we did sign a new bilateral investment treaty with Israel. So if you look at the free trade agreement that the talks have started, just in January we signed a free trade agreement with European Union. Yes. And not to forget that the Canadian Prime Minister Mark Carney is going to be in India tomorrow. Yes. And trade is again going to be one of the major goals of his visit is to fast track negotiations for the Comprehensive Economic Partnership Agreement. Overall, would you say this is right now is the time for India? It's like India is signing agreements, free trade agreements, bilateral trade agreements, and it shows India's power as a rising economic, in India as a rising economic power. Certainly. Of course, we are. Of course, you forgot to mention the Indo-US trade deal was Yes, of course. Yes, finally please, thank entered you for into. That adding was that, yes. concluded. But of course, the European Union deal was described as the mother of all deals. And so we have, and we already have this. We not to forget with the UK. We already had it last year. So we are doing a wide range of agreements, and of course, Canada is a major country with whom we have relations. And what is very positive is that the relations with Canada, which had soured under the previous administration with Justin Trudeau, have now suddenly blossomed once again. Things have become much better. And there are a large number of commodities that we are importing from Canada. We are importing edible oils, we are importing pulses, and of course they are also importing from us machinery and many other things. So this is a great synergy, and Canada is now, after having the ties between Canada and the US have run into trouble, and so therefore Canada is also looking for trading partners. So this, I think, is also going to be a very beyond their their southern neighbor, exactly. Yes. So I think this will also going to be a very productive meeting. रुक करते हैं अगली खबर की तरफ श्रोताओं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत अब तक 28 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिकवाली हो चुकी है। नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयोजित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमारस्वामी ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण में भी तेजी आई है और प्रमुख शहरों में 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने से शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और घरेलू निर्माताओं के लिए नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित हो रही है। श्री कुमारस्वामी ने साथ ही कहा कि यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते की साझेदारी विद्युत वाहनों और उससे जुड़ी वस्तुओं के लिए कई रास्ते खोलेगी। सुषमा, मैंने अभी पढ़ा और जाना कि 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिफिकेशन, ना कि किस तरीके से ये इसका सीधा क्लाइमेट से रिलेशन है। बिल्कुल। एक तरफ हमारी ऑयल कंजप्शन भी कम करेगा, दूसरी तरफ क्लाइमेट से भी एक रिलेशन है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आप मतलब आई थिंक यू रियली आंसर्ड द क्वेश्चन योरसेल्फ कि ये कैसे इट विल डेफिनेटली मेक अ ग्रेट डिफरेंस ऑल्सो टू द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन विच इज देयर इन सो मेनी सिटीज। हम तो दिल्ली की बात हमेशा करते हैं, लेकिन इट इज नॉट जस्ट इन दिल्ली, इट इज इन मेनी सिटीज अराउंड द कंट्री, एंड देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज, इट सेज ओवर हियर, सैंक्शनड across major cities. So that means many cities are now going to have it. India, Delhi, of course, now it's a very common sight to see now the buses which are electric vehicles, and mind you, they are also air conditioned. So we have the comfort of the common man. During the winter, these buses are heated, and in the winter they are air conditioned. So there's a great level of comfort, and this needs to be extended throughout the country. Right. हम तेल भी कितना मतलब कि आयात करते हैं, और हमारी तेल पर भी जो निर्भरता है वो उससे कम होगी। जरूर, डेफिनेटली। आगे चलते हैं। प्राची, वी हैव अ स्टोरी ऑन द कृषि विज्ञान मेला। जी, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि सरकार उर्वरकों की उपलब्धता को मजबूत कर रही है, नकली कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगा रही है और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही किसान पहचान पत्र जारी करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लगभग 1,92,000 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं।
कई रिफॉर्म प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। उन्हीं रिफॉर्म्स का प्रभाव है कि आज चावल के उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 पर आ गए हैं। गेहूं के भंडार भरे हैं। 34% हमारे खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि हुई है पिछले 10 सालों में, लेकिन अभी और काम करना बाकी है और इसलिए कई रिफॉर्म्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन सुधारों को भी तेजी से करके खाद्यान्न के भंडार भरना, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हमारा हो, पोषण के लिए उपयुक्त हो और किसानों की आमदनी और बढ़ाने का काम हम लगातार करेंगे। Sushma, I just want you to a quick comment from you. You know, one of the things that the minister said that there is still soon there will be introduction of farmer ID to streamline loans to farmers. How important is that? Because you know, the agricultural loans, from a bank point of view, from the in financial institutions point of view, that's a very major thing, and for farmers to take loans, and we hear so many stories related to farmer loans. Yes. So this introduction of ID, how important would that be? No, I think that is very significant because this is an area, as you rightly pointed out, that farmers struggle to deal with banks, and this will help them to ensure that their all these paperwork is kind of taken care of much more easily. Right. जी बिल्कुल सुषमा, ये आर्थिक परिदृश्य से तो अच्छा है ही है, साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि किसान की जो अपनी पहचान है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आईडी की बात की गई है, तो किसान की जो अपनी पहचान है उसको एक तरीके से अस्तित्व में लाना और किसान होने पे गर्व होना, हाँ बिल्कुल, जो कि जो हमारे जो अर्बन लाइफस्टाइल में जो लोग हैं वो शायद इतना नहीं इस चीज को समझ पाते, हम भी उसी से आते हैं, लेकिन किसान की पहचान अपने आप में वो अनोनिमिटी जो होती है कि भाई एक और किसान, वो नहीं कि भाई ये एक उनका अस्तित्व जो है वो बन जाता है। जी इसमें फार्मर आईडी आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। And let's now move on to commodities. Global crude oil prices rose today. Brent crude was trading almost 0.5% up at $71.10 per barrel, and WTI crude was also trading over 0.3% up at $65.85 per barrel when reports last came in. Let's move on to gold and silver prices. Gold and silver prices advanced today amid rise in global trade uncertainty and geopolitical tensions. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading nearly 0.5% up at 1,61,110 rupees per 10 grams, while silver was trading over 2.5% up at 2,67,920 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार तैयार किए जाने तक अप्रैल अनुबंध वाला सोना 0.94% बढ़कर 1,60,621 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 2% बढ़कर 2,65,996 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सुषमा, गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं उन्हें आप इन दिनों कैसे देख रही हैं? देखिए, सोना तो अभी चढ़ ही रहा है, सेफ हेवन एसेट, अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, लेकिन सिल्वर की वॉलेटिलिटी है, सिल्वर का डिमांड के ऊपर है, इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर निर्भर है, और अगर डिमांड थोड़ा कम हो जाए तो इसकी जो है दाम कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल सुषमा जी, कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्राची। And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end in positive zone. Sensex adds 50 points. Nifty settles above 25,450. Major Asian indices edge higher. Nikkei 225 and Kospi hit new closing highs. And in Indian bullion market, gold and silver prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, from the entire team, goodbye, namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।